पहला प्रश्न है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लंबाई की एसआई इकाई मीटर होता है। ये भी पूछा जाता है कि लंबाई की एफपीएस पद्धति में क्या इकाई होता है? तो इसमें फुट होता है। और लंबाई की सीजीएस पद्धति में इसका इकाई क्या होता है? तो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई इकाई कैंडेला होता है? तो इसका उत्तर है ज्योति तीव्रता। इसका उत्तर है ज्योति तीव्रता। और जो आवेग होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। और जो बल होता है इसका इकाई होता है न्यूटन। और वेग होता है इसका इकाई है मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, लंबी दूरियों को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो लंबी दूरियां हैं उसे पारसेक से नापा जाता है, लेकिन ऑप्शन में पारसेक नहीं दिया गया है, तो इसे समांतर विधि द्वारा भी नापा जाता है। जो लंबी दूरी होती है वो पारसेक, प्रकाश वर्ष और समांतर विधि इसी द्वारा नापा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो एक पारसेक है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो इसका उत्तर है, एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी याद कर लीजिए कि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का फार्मूला होता है A बराबर V-U/T। तो जो A का अगर हम मात्रक निकालेंगे तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और T का होता है सेकेंड। तो इसे हल करेंगे तो लिखेंगे मीटर और सेकेंड जो नीचे हो नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, और ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिया गया तो लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से भी नहीं दिया गया होता तो मीटर सेकेंड के पावर -2 ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार से दिया गया है तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3, यही इसका सही उत्तर है। और जो मीटर पर सेकेंड है यह वेग का मात्रक है, मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर माइनस स्क्वायर है की एसआई इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। क्योंकि फार्मूला आप लोग फार्मूला याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। फार्मूला होता है F बराबर G m1 m1 और m2 बटे r स्क्वायर। जो r होता है यह दो पिंडों या दो ग्रहों या दो वस्तुओं के बीच के दूरी का होता है, और m1 पहली वस्तु होती है और b2 दूसरी वस्तु होती है। तो हम अगर g निकालेंगे तो g लिखेंगे f, ये जो r है तो गुणा कर हो जाएगा f की ओर, तो r स्क्वायर बटे m1 और m2। तो f का होता है न्यूटन और जो r होता है इसका मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बटे केजी दो पिंडों का है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब इसे हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये जो प्लस वाला पावर 2 है यह माइनस में हो जाएगा। तो यही दिया गया है कि यह किसका एसआई इकाई है? तो यह गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का इकाई है। और दबाव का जो होता है इसका फार्मूला होता है P बराबर F/A। तो इसका हो जाएगा F का न्यूटन, A का मीटर।
क्षेत्रफल में होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। संवेग का होता है P बराबर mv, तो m का हो जाएगा kg और v का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका इकाई ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो आवेश की जो एसआई इकाई है उसे कहते हैं कूलाम। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कूलाम। यह आवेश की इकाई है। आवेश का जो फार्मूला होता है तो Q बराबर IT, इसे I को एम्पियर लिखते हैं और T का हो जाएगा सेकेंड, तो इसे एम्पियर सेकेंड, ये भी एसआई का इकाई है। एम्पियर जो होता है यह धारा का होता है यानी I, जूल होता है यह कार्य का होता है, और वाट ये पी का होता है, शक्ति सी का, पी का होता है वाट यानी शक्ति। अगला प्रश्न है आवर्तकाल की एसआई इकाई क्या है। तो आवर्तकाल की जो एसआई इकाई है उसे सेकेंड कहते हैं, क्योंकि एक आवर्त में चली गई दूरी में लिया गया समय ही आवर्तकाल कहलाता है। तो इसका समय हो जाएगा, जो किलोग्राम है यह द्रव्यमान का हो जाएगा, और मीटर दूरी का, हर्ट्ज आवृत्ति का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हर्ट्ज किसकी इकाई है एसआई वाली। तो आवृत्ति का एसआई इकाई हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न किस पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का एसआई इकाई, आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। साथ ही साथ आप लोग याद कर लीजिए, पहला आपेक्षिक घनत्व, दूसरा विकृति, और तीसरा घर्षण गुणांक। ये जो तीनों दिया गया है इसकी कोई इकाई नहीं होती, और तीनों के तीनों प्रश्न पूछा जाता है किसकी इकाई नहीं है। तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती, और घर्षण गुणांक, इन तीनों की कोई भी मात्रक नहीं होता है। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोई मात्रक नहीं होता। ये जो घन दिया है यह आयतन का द्रव्यमान है, आयतन। अगला प्रश्न कहा गया है एसआई पद्धति में 10 के पावर -18 का खाली जगह दिया गया है का उपसर्ग क्या है। तो इसे ऑक्टो बोलते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कि पूछा जाता है कि 10 के पावर -15 इसे क्या बोलते हैं, 15, और 10 के पावर -12 इसे क्या बोलते हैं, और 10 की पावर -9 इसे नैनो बोलते हैं, नैनो। और इसे बोलते हैं पीको, 10 की पावर -12 को पीको बोलते हैं, और 10 की पावर 15 माइनस जो होता है इसे फर्मी बोलते हैं। ये अभी तीनों पूछा जाता है, इसे भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि 3.5 किलोवाट आवर को क्या हम लिख सकते हैं। तो इसे भी हल कर के आप लोगों को दिखाते हैं कि जो 3.5 किलोवाट आवर ये दिया गया है। आप लोगों को याद नहीं हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि 1 किलोवाट आवर का मान होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। यह होता है 1 किलोवाट घंटा। तो हमें इतना का दिया है, यानी 3.5 × 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, यही इसका मान होगा। इसे गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 12.6 × 10 की पावर 6 जूल।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ साथ एक होता है स्पीडोमीटर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्पीडोमीटर का क्या काम है? तो इसका काम है गति को मापना, गति की कितनी स्पीड है गाड़ी का वह मापता है, वो उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। और जो ओडोमीटर होता है यह दूरी मापता है। अगला प्रश्न है कहता है कि अदिश राशि में क्या होता है? तो जो अदिश राशि है उसमें केवल परिणाम होता है, जबकि सदिश राशि जो होता है उसमें परिणाम भी होता है, साथ साथ दिशा भी होती है। तो परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, और अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। और अगला प्रश्न है, एक पिंड रूपांतरित गति के एक वक्र पथ पर गति करता है तो यह गति क्या कहलाएगी? तो यह गति वक्ररेखीय गति कहलाएगी। जब कोई पिंड रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर गति करता है, यानी इस प्रकार से वह गति करता है, तो इसे कौन सी गति कहेंगे? तो वक्ररेखीय गति कहेंगे। अगला प्रश्न है कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? विस्थापन का परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो इसे वेग कहते हैं, क्योंकि वेग का फार्मूला होता है v बराबर दूरी बटे चाल। नहीं, जो वेग होता है वह दूरी बटे समय होता है। तो जो दूरी समय में परिवर्तित हो जाए, यही पूछा है। विस्थापन मतलब दूरी के परिवर्तन के दर को, यानी इसको परिवर्तन, कोई पिंड यहाँ है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो इसके दर को क्या कहते हैं? इसके दर को वेग कहते हैं। जबकि जो त्वरण दिया गया है इसका उत्तर तो वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम पहला बता रहे हैं, जो त्वरण होता है इसे कहते हैं त्वरण को कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को, नहीं, जो त्वरण होता है यानी इसे कहते हैं वेग के परिवर्तन के दर को, वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसका फार्मूला ये होता है। जबकि जो विस्थापन के परिवर्तन के दर को कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा वेग। अगला प्रश्न है कि त्वरण का मान धनात्मक होने पर पिंड का वेग बढ़ेगा। जब कोई त्वरण होगा, अगर उसका पॉजिटिव मान होगा तो वेग बढ़ेगा, लेकिन ए का माइनस यानी नेगेटिव मान होगा तो वेग घटेगा, यानी वो घट जाएगा। क्योंकि इसे वेग जिसका मान माइनस, उससे इसे मंदन भी कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि माइनस ए का मान क्या होता है? तो मंदन इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसी प्रकार से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अगला चैप्टर भी इसी प्रकार से रिवीजन होगा। जल्द ही हम सारे सिलेबस का रिवीजन बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट बीच बीच में लगाते रहेंगे और अपना स्कोर बढ़ाते रहेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में हमें लगता है कि इसमें कम नंबर आ रहा है, उस चैप्टर का रिवीजन 2 या 3 बार करते रहेंगे। इस प्रकार से हमारे मॉक टेस्ट में नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।